हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 2 वीडियो ऑफ थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस से रिलेटेड, और साथ में आपका एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट का पेपर हो, चाहे आपका वो रीट का हो, सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, इन सभी में ये आपकी थ्योरीज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पॉवलोव, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर और आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा, साइकोलॉजिकल एंड साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रूड, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ फ्रूड और आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गार्डनर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे और साथ में ही आपके वाइगॉट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रूनर से। ब्रूनर की जो थ्योरी है ये इन्होंने 3 मोड्स में दी हुई है। 3 मोड्स में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो डेवलपमेंट है वो 3 फेजेस में होता है। एक तो आपका इनएक्टिव फेज है, दूसरा आइकॉनिक है और तीसरा सिंबॉलिक है। जो इनएक्टिव फेज है इसमें आपका एक्शन बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपना एक्शंस के थ्रू, अपने कार्यों को करने के द्वारा सीखता है। और आपकी जो आइकन स्टेज होती है इसमें बच्चा इमेजेस के थ्रू सीखता है, और सिंबॉलिक स्टेज में वो लैंग्वेज को एक बेस बनाकर सिंबल्स के फॉर्म में अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक बच्चे का होता है। जो पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज है उसको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है इनएक्टिव स्टेज में। देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि क्या पियाजे की कौन सी स्टेज को ब्रूनर की फर्स्ट स्टेज से, इनएक्टिव स्टेज से कनेक्ट किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज और इनएक्टिव स्टेज जो है वो पियाजे की और जो ब्रूनर की हैं वो सिमिलैरिटीज के साथ में वर्क करती हैं। इसमें लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोकस किया गया है इनएक्टिव स्टेज में। जैसे कि बच्चा जो भी सीखे वो अपने स्वयं के द्वारा करके सीखे, मतलब अपनी एक्टिविटी के थ्रू अपनी चीजों को सीखे। सोच या फिर विचार जो है वो पूर्णतः शारीरिक क्रिया पर निर्भर करते हैं। बच्चा जो कुछ भी करता है, फिजिकली एक्टिव जिस तरीके से भी होता है, उससे उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती है। उसकी थिंकिंग, उसके स्कीमास में चेंजेस आने लगते हैं। स्कीमा जो टर्म है वो आपका पियाजे ने दिया है, ये बात हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें इन्होंने दिया है आइकॉनिक स्टेज, जो 1 से 6 वर्ष तक की उम्र के स्टेज को कहते हैं। इसमें जो जानकारी है, जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है बच्चा, दैट इज गैदर फ्रॉम द इमोशनल संवेगात्मक चित्रों के द्वारा सुरक्षित होती है वो। यानी कि आपके जो इमोशनल जो पिक्चर्स होती हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके थ्रू बच्चा एक आइकन फॉर्म कर लेता है। जैसे कि कोई भी पिक्चर को पर्टिकुलर को देख के कि उसका क्या मीनिंग है या फिर उसका क्या महत्व है, ध्वनि को, किसी भी साउंड से जैसे डर जाना, किसी से खुश हो जाना, इन सारी चीज़ों से जो बच्चा है वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को करता है। जैसे कि अगर उसको डरा दिया कि एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है और ये हमारे ऊपर कभी भी गिर सकता है और ये हमें हानि पहुंचा देगा, तो बच्चा उस एरोप्लेन की आवाज़ से डर जाएगा। तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसी तरीके से होगा। इसी तरीके से खुशबू हो या फिर कोई अनुभव हो, इसका भी प्रभाव आपका आइकॉनिक स्टेज में पड़ता है। और ये सारे ही संवेग है जो आपके जो सेंसरी मोटर्स होते हैं, उनसे जो भी संवेगों को बच्चा लेता है उनके द्वारा अपने कॉग्निशन को डेवलप करता है। लास्ट आपकी 3rd स्टेज आती है सिंबॉलिक स्टेज, जो कि 7 वर्ष और उससे ऊपर की होती है। इसमें बच्चे अपने किन्हीं चिन्हों, प्रतीकों के द्वारा अपनी भाषा को सुरक्षित करता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है और नई चीज़ों को सीखता है। ये स्टेज पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ में कनेक्टेड है। देखिए आपकी लास्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेज 2 को कनेक्ट किया गया है। दोनों किस किस से हैं वो आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। ब्रूनर और विगोट्स्की दोनों ने ही बच्चों के जो एनवायरनमेंट होता है और आपकी जो सोशल एनवायरनमेंट में बेसिकली उस पर ज़्यादा फोकस किया है। यानी कि ब्रूनर ने, क्योंकि पियाजे ने तो बोला है कि जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो अपने एनवायरनमेंट, अपनी जो कॉग्निशन है उसके थ्रू अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखता जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि विगोट्स्की ने तो सोशल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया और लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस किया है, तो ब्रूनर ने भी उनको इस चीज़ में सहमति दी है। दोनों ने ही स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया का समर्थन किया है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जब हम किसी बच्चे को कोई कार्य कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ को सीखना चाहता है, तो उसको हम एक छोटा सा एक जो मोटिवेशन दे देते हैं या फिर कोई एक ट्रिक दे देते हैं या फिर कोई भी चीज़ उसको थोड़ा सा एक सहारा प्रदान कर देते हैं जिसके वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए, वो आपकी स्कैफोल्डिंग होती है। ये मदद जो है वो बच्चे को एक कार्य अथवा विचार दोनों को सरल करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। बच्चे को उत्साहित एवं प्रोत्साहित करती है और पूर्णतः बिंदु या फिर गलतियों को अंकित भी करती है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा है
और उसको ए लिखने में डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर उसको जी बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उनको डॉट 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 करके वो दे देंगे। और बच्चा जब उस पर पेंसिल बार बार चलाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको लेटर को लिखना सीख जाएगा। तो ये क्या है, स्कैफोल्डिंग है। बच्चे को एक छोटी सी मदद दे देना जिसके द्वारा वो अपने आगे के कार्यों को कर सके। इसमें देखिए ये ध्यान रखा जाता है कि हमें बच्चे को एक सिर्फ हिंट देनी है, हेल्प करनी है, ना कि उसको एक स्टेप हमें क्लियर कर देना है उसका, ऐसा नहीं करना है। स्कैफोल्डिंग इज अ काइंड ऑफ हेल्प जो कि बच्चे को सिर्फ उसको गाइड करे, उसको छोटी सी एक इंस्टिंक्ट मिल जाए उसको कि हाँ हमें क्या करना है, उसको किसी भी तरीके से उसके काम को करना स्कैफोल्डिंग नहीं कहलाता है कि आपने उसका एक स्टेप कंप्लीट कर दिया, मैम ने होमवर्क बहुत सारा दिया था तो हमने एक पेज हमने कर दिया, तो ये हमें नहीं करना है, दैट इज नॉट स्कैफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपकी थियोरी आती है एरिक एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इन्होंने 8 स्टेजेस में अपनी पूरी जो थियोरी है उसको डिस्क्राइब किया है, और हर एक जो आपका स्टेज है, हर एक जो स्तर है उसमें व्यक्ति को साइको सोशल क्राइसिस का अनुभव करता है, ये बताया है। यानी कि हर एक स्टेज में व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करता है, ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके खोजता है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, आपको भी बहुत सारी चीज़ों के क्राइसिस होते होंगे। जब आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि मैं किस तरीके से अपने पेपर की प्रिपरेशन करूँ, उसमें आपके बीच में कभी आपके पास बुक्स नहीं है, कभी आपके पास इंटरनेट खत्म हो जाता है पढ़ते पढ़ते, कभी लाइट चली जाती है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो ये सारी क्या है, क्राइसिस हैं। ये जो क्राइसिस हैं वो आपके काम में किस तरीके से विघ्न डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इसी के अंदर, और उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, दैट इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको उनको सकारात्मक रूप से सॉल्व करते हैं कि ठीक है अभी गेस्ट आ गए हैं, मैं बाकी का काम जो है वो इस तरीके से मैनेज करके बाद में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लूँगी, या फिर बाद में उस काम को बंद करके, या फिर जैसे कि आज का मैं अगर क्लीनिंग में थोड़ी सी कमी करके और वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा कर दूंगी पढ़ाई में। या फिर आप नकारात्मक तरीके से उसको डेवलप करेंगे, आप हड़बड़ाएंगे, परेशान होंगे, एकदम से ही आप ब्लंट बोलना स्टार्ट कर देंगे कि मेरी पढ़ाई का टाइम था, ये खराब हो गया, ये इस तरीके की चीज़ अगर आप बोलेंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके लिए स्पेसिफिकली एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जैसे मनोसामाजिक विकास कहा है इन्होंने। 8 स्टेजेस हैं आपकी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में। जन्म से 18 माह तक की आयु के लिए होती है, जब बच्चे को सुरक्षात्मक वातावरण दिया जाता है, जब उसको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है तो उससे ट्रस्ट डेवलप होता है, बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। जैसे कि वो चिल्लाया, रोया, अगर उसको भूख लग रही है और इमीडिएटली उसकी मदर या फिर उसका कोई भी गार्जियन उसके पास आ जाता है तो बच्चे को विश्वास हो जाता है कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँगा तो दे विल बी देयर ऑलवेज फॉर मी टू एरेडिकेट माई प्रॉब्लम, मेरी परेशानी को दूर करने के लिए। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे उस समय पर तो बच्चे को मिसट्रस्ट की भावना उत्पन्न हो जाएगी। फिर आता है आपका ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये 18 माह से 3 वर्ष तक की आयु का लगभग होता है। इस आयु में बच्चे स्वयं पर शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण एवं स्वतंत्रता की भावना का विकास कर रहे होते हैं। मतलब उन्हें ऑटोनोमी लगती है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। 3 साल तक का बच्चा क्या करता है, आप अगर उसको खाना खिला रहे हो अपने हाथ से तो वो क्या करेगा, नहीं स्पून मुझे दो, आई विल ट्राई टू हैव इट माई ओन। तो वो अपने आप से कोशिश करता है करने की। अगर आप उसको नहला रहे हैं तो वो कहेगा कि नहीं मुझे अपने आप अपने ऊपर पानी डालना है। तो ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट, उसमें अगर इस जगह पर आप उसको ऑटोनॉमी नहीं देंगे, अगर उसको स्वयं के कार्य करने नहीं देंगे तो उसके अंदर शेम और डाउट उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बच्चा स्वतः अपने कपड़े पहनना, जूते पहनना, खिलौनों से खेलना चाहता है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का विकास होता है। अपनी पसंद के कपड़े स्वतः पहनना भी उसकी रिक्वायरमेंट या फिर उसकी जो डिजायर होती है। थर्ड स्टेज आती है आपकी इनिशिएटिव एंड गिल्ट की स्टेज, जो कि 3 से 5 साल तक की आयु है। इस आयु में बच्चे क्रियाकलाप प्लान करते हैं, करने लगते हैं, खेल कैसे बनाना है, उसको कैसे खेलना है, मतलब जो अलग ही अलग तरीके के नए नए गेम्स अपने आप डेवलप करते हैं। आपने भी देखा होगा छोटे बच्चों को, तो वो अपने ही दुनिया में एक गेम बनाते हैं, उसको कैसे खेलना है उसके नियम भी वो स्वयं बनाते हैं। इससे बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनमें निर्णय लेने का गुण इससे विकसित होता है। जब वो खुद से गेम प्लान करते हैं, उसमें रूल्स बनाते हैं, तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। इससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यदि बच्चे को इस एज में
उनके क्वेश्चंस के आंसर न दिया जाए। जैसे कि आप देखते हो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चे, ऐसा ये क्यों हो रहा है, तो ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, इसके बाद ये क्या होगा, तो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा होता है। अगर उनको उनकी इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं किया जाता है और उसको दंड ज़्यादा दिए जाते हैं तो बच्चे के अंदर गिल्ट और शेम की भावना आ जाती है, क्योंकि उसकी जो हंगर ऑफ नॉलेज है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फोर्थ आपकी स्टेज है जो कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है। 5 से 12 साल की उम्र होती है इस उम्र में बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं, जहाँ शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और विशेष स्किल्स को भी बच्चे इसी उम्र में सीखते हैं। पीयर ग्रुप जो है वो बच्चों को सेल्फ एस्टीम में महत्वपूर्ण योगदान देता है कि बच्चों की सेल्फ एस्टीम कैसी होगी उसके पीयर ग्रुप पर डिपेंड करता है। बच्चे को उत्साहित किया जाता है जिससे वो आत्मविश्वास उसमें हो और वो आत्मविश्वास जागृत हो। यदि उत्साहित ना किया जाए बच्चे को तो वो इंफीरियर और डाउट सिचुएशन में आ जाता है और अपने उच्चतम संभावित स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए जो भी उसकी डाउट्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनको खुद से काम करने के जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि 12 से 18 वर्ष है, जो एडोलेसेंट स्टेज होती है। इस समय बच्चा चाइल्डहुड से और एडल्टहुड के बीच में झूल रहा होता है, मतलब उस बीच सिचुएशन में है जहाँ पर वो ना ही बच्चा है और ना ही वो एक एडल्ट है। तो ऐसे टाइम पीरियड में क्या होता है कि पेरेंट्स या फिर फैमिली मेम्बर या फिर टीचर्स उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। बच्चे को तो लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है कि अभी बच्चा है। तो यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी में रोल कन्फ्यूजन आ जाता है कि वो बड़ा है या छोटा है। पर जो रिश्ते हैं, परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, उस पर बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देते हैं हर कहीं जाने की, चाहे जो काम करने की, स्वयं से निर्णय लेने की ये स्वतंत्रताएं नहीं दी जाती हैं। ये मेजर स्टेज होती है डेवलपमेंट की, जहाँ पर एडल्ट्स के रोल को बच्चा कॉपी करता है कि अगर लड़का है तो वो दिखेगा मेरे फादर कैसे कर रहे हैं, वो चाहेगा कि मुझे भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए, मैं भी ऐसे डिसीजंस लूँ, मैं भी ऐसे ही जाकर सारे कामों को कर लूँ। तो वो ये जो स्टेज है ये मेजर स्टेज इसीलिए कहलाती है। अगर फीमेल है, लड़की है, तो वो भी एक कॉपी करती है अपने आइडल को कि मेरे साथ में ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए, मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये वाली चीज़ें, ये भावना इसमें आ जाती हैं। वह समझ नहीं पाता है कि वो बड़ा है या अभी छोटा है। ये वाला जो आपका रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेज है वो इसमें कहलाती है। 6 स्टेज है आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 40 वर्ष की आयु है, इस समय में अच्छे संबंध अगर बनाए जाते हैं, अगर गुड रिलेशंस आपके डेवलप होते हैं, अगर इसके एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, तो भविष्य में जो रिश्ते बनते हैं, जो भी आपके रिलेशंस होते हैं, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो या फिर कोई भी आपका रिलेशन हो, उसमें आपके जो आपका डेवलपमेंट, उस रिलेशन का डेवलपमेंट और आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन आप उसमें प्राप्त करते हैं। मतलब इंटीमेसी, अगर आप किसी के साथ में गुड रिलेशंस में हैं, अगर आपका जो आपका पेयर है वो बहुत अच्छा है, तो आप इंटीमेसी में और अपनी एक हेल्दी लाइफ में बिगेन करते हैं। और अगर आप वहीं आइसोलेशन में जाते हैं, जहां आपको बैड एक्सपीरियंस रहा है आपके रिलेशन से, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट वाली चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो कि आज के सिनेरियो में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कि जो आपका एक रिलेशनशिप डेवलप्स होते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले, तो वहाँ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आज के टाइम में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर इस स्टेज में अगर इंटीमेसी है और उसको सेटिस्फाइड नहीं किया गया है, वहाँ पर बैड एक्सपीरियंस मिल रहे हैं आपको, तो वो आपके आगे के टाइम में आइसोलेशन और लोनलीनेस की तरफ, उसको डिप्रेशन की तरफ में धकेल देता है। ये खराब अनुभवों का कारण होता है। तो ये 18 से 40 वर्ष की उम्र थी। फिर उसके बाद 7th स्टेज है आपकी जनरेटिविटी वर्सेज आपकी स्टेग्नेशन। ये 40 से 65 की उम्र होती है। इस स्टेज में क्या होता है कि आपकी जो उत्पादकता क्षमता है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे काम करना कम कर देती है, आपकी जो ऑलरेडी स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स थे वो कम होने लगते हैं, आपकी जो एनर्जी पावर है वो एनर्जी जो है वो लो होने लगती है। इसमें ना केवल आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक तौर पर जो आपकी स्थायित्व था वो भी कम होने लगता है, क्योंकि अब आपके बच्चों का दौर शुरू हो जाता है और आपके जो क्रियाकलाप है वो कम हो जाते हैं, तो आपकी जनरेटिविटी कम हो जाती है और आपकी स्टैग्नेशन, एक आपकी स्थिरता की स्टेज आ जाती है, जहाँ पर आपको लगता है कि यू नीड सम रेस्ट, आपको काम नहीं करना है, आपको ऐसे अनप्रोडक्टिव फील होने लगता है, क्योंकि अब डिसीजंस, अब चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, बल्कि जो न्यू जनरेशन होती है
उनके अकॉर्डिंग होती है। समाज से जो डिस्कनेक्शन है वो महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनका रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद वो अपडेटेड नहीं रहते हैं, सोसाइटी में उस तरीके से बैठते नहीं हैं, तो इसीलिए डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। नेक्स्ट आपकी लास्ट 8th स्टेज आती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये आपकी 65 की उम्र से शुरू होती है और टिल डेथ तक चलती है। इस समय में ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति कुछ सक्सेसफुल लाइफ बताई है, मतलब पर्सन इज सेटिस्फाइड, उसको लगता है मैंने सक्सेसफुल लाइफ बताई है। यदि वो अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाता है तो उसमें बिटरनेस और उसमें डिस्पेन महसूस करता है, यानी कि उसको बहुत बुरा सा फील होता है। उसको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया। सबसे अच्छा जो वर्चू है इसमें उम्र में, इसमें विजडम आ जाती है। इसीलिए जो आपके न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं और जो वो आपके बुजुर्ग होते हैं, जब उनको साथ में जॉइंट फैमिली में रखा जाता है तो इसका फायदा ये होता है कि जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़ों की जो विजडम है उसमें ग्रो अप करते हैं, नए नए चीज़ों को सीखते हैं। उन्हें सेल्फ एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें उनको उनके बड़े ही बता देते कि बेटा ऐसे ऐसे मत करना वरना तुम्हें यहाँ नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपकी ये ईगो इंटीग्रिटी और आपकी डिस्पेयर में आ जाती हैं। तो इस तरीके से एरिक एरिक्सन की हमने थ्योरी देखी। थर्ड हमारी थ्योरी है आज की वीडियो में मॉरल डेवलपमेंट की, जो कोलबर्ग ने दी है। कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है और हर एक स्टेज को वापस से 2 सब स्टेजेस में यानी कि चरणों में इन्होंने विभाजित किया है। उन्होंने कहा है कि सभी व्यक्ति एक फिक्स्ड ऑर्डर में बढ़ते हैं और हर एक स्तर की एक नैतिक समझ होती है, मतलब उनकी एक मॉरल अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के से संबंधित होती है। जो 3 स्तर हैं उन्होंने प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल इसमें डिवाइड किया है। कोलबर्ग ने पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से ही मैं अपने विचारों को सहमति दी, परंतु अपने विचारों को और ज़्यादा विकसित रूप में वो एलैबोरेट करके देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पियाजे की स्टोरी टेलिंग टेक्निक को प्रयोग किया और उसमें बताया कि मॉरल जो डिलेमा है उसको कैसे समझा जाए, मतलब कैसे उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी को बताया, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने हेंस नाम का एक व्यक्ति था अपनी कहानी में, जो कि यूरोप में रहता था। वहाँ पर उसकी वाइफ को हो गया था कैंसर, तो उस कैंसर के ड्यूरेशन में उसको एक ऐसी मेडिसिन चाहिए थी जो कि एक पर्टिकुलर आपकी केमिस्ट वाले के पास में थी और उससे वो उसको परचेज करनी थी। लेकिन परचेज करने में क्या था, जो उसकी लागत मूल्य थी दवाई को बनाने की, उससे 10 गुना ज़्यादा मूल्य पर वो आपका जो सेलर था, जो आपका केमिस्ट वाला था, वो बेच रहा था उस दवाई को। और साथ में ही जो हेंस था उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसको परचेज कर सके। तो ये एक स्टोरी है जिसको सुनाकर कोलबर्ग ने हर एक स्टेज में बच्चों को पूछा कि अगर आप पर्टिकुलर से स्टेज में होते तो आप क्या करते। तो इस तरीके से उन्होंने मोरालिटी चेक पर यहाँ पर ये स्टोरी को डेवलप किया और लेवल्स में डिवाइड किया। तो उन्होंने सबसे पहले प्री कन्वेंशनल मोरालिटी को बताया, जो कि 9 वर्ष तक की आयु तक उन्होंने मानी है। इसमें उन्होंने अपने स्वयं के नैतिक विचार और जो बच्चे होते हैं, देखिए स्टोरी मैं आपको एक बार बता देती हूँ जिससे आपको हल्का सा आइडिया याद आ जाएगा कि जो आपका हेंस था, हेंस ने क्या किया कि उसकी वाइफ को कैंसर था, तो उसने डॉक्टर ने बोला कि पर्टिकुलर ये शॉप है, यहाँ पर इन्होंने इस वाली बीमारी के लिए आपका दवाई जो है वो डेवलप कर ली है, आप उसको परचेज करके लाए। तो पहले उसने हेंस ने जाकर बोला, उनसे मांगा और केमिस्ट वाले ने मना कर दिया। उसको लगा कि अब उससे क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको लगा कि मुझे उससे लेनी चाहिए, परचेज करनी चाहिए, क्योंकि उसकी मोरालिटी यही कहती है कि उसे परचेज करना चाहिए। जब उसको नहीं मिली तो उसने बाद में उसको चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद में उसने वहाँ पर एक लेटर दिया कि मैं आपकी जो ये दवाई जो है इसका पैसा आपको दे दूंगा, अब मेरी दवाई की जो जान है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके की कुछ स्टोरी थी। अगर आपको पूरी सारी ही जो थियोरीज हैं उनको इन डिटेल में देखना है, उनकी पूरी स्टोरीज को, जैसे कि आपकी जो थॉर्नडॉयक की है, पॉवलव की है, या जो भी स्टोरीज हैं जो उनके बीच में, उनको अगर देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उनकी पर्टिकुलरली स्टोरी के फॉर्म में आपको बता दूंगी क्या थियोरी थी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो अभी हम देख लेते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में। अपने विचारों के नैतिक निर्णय और विचार, इसमें अपने स्वयं के नैतिक, ये 9 वर्ष तक की आयु की है। अपने स्वयं के नैतिक निर्णय और विचार नहीं होते हैं इस स्टेज में। ये बच्चा जो है वो बड़े लोगों के जो नियम होते हैं, जो उनके रूल्स होते हैं, उन्हीं को मानता है और उनको तोड़ना नहीं चाहता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में उन्होंने बेसिक ये बात बताई है। जब इस स्टेज को 2 में डिवाइड किया था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और सेकेंड स्टेज थी आपकी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज में
सजा से बचने के लिए, कोई भी पनिशमेंट बच्चे को ना मिले तो वो आज्ञाकारिता का सहारा लेता है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में सभी को अपने अपने देखने का तरीका होता है। बच्चा ये सोचता है कि हर किसी को प्रॉब्लम को देखने का एक अलग तरीका होता है। लेवल 2 में इन्होंने कन्वेंशनल मॉरलिटी बताई, जिसमें सभी सही गलत को ध्यान में रखकर सामाजिक नियमों को स्वीकारते हैं बच्चे और प्रश्न नहीं करते हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। इसकी जो थर्ड स्टेज थी उन्होंने बताया इसमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होने चाहिए। जो दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए बच्चे क्या करते हैं, जो व्यक्ति है वो उस नियमों को उनको स्वीकार कर लेता है और अच्छा व्यवहार करता है। ये सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर को यहाँ पर शो करते हैं। नेक्स्ट आपकी फोर्थ स्टेज उसमें बताई उन्होंने मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कि बच्चा गिल्ट को अवॉइड करने के लिए समाज के बने नियमों का पालन करता है और नियमों का ज्ञान, उसे सही नियमों का भी ज्ञान होता है, उसको मेंटेन करना होता है अपना सोशल ऑर्डर। लेवल 3 में पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में बात की। इसमें उन्होंने वैश्विक सिद्धांतों को, यानी कि जो नैतिकता के सिद्धांत है उनको विशेषता देखा जाता है। उसमें उन्होंने देखा कि बच्चे का जो व्यक्ति का जो निर्णय है स्वयं वो अपने सिद्धांतों पर लेता है, वो किसी को कॉपी नहीं करता है, किसी को सेटिस्फाई नहीं करना होता है उसको स्टेज में। और वो 10 से 15% लोग ही स्टेज 5 और 60 एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से उसको हल कर पाते हैं। यानी कि अगर उसने उस दवाई को चुराया है तो क्यों चुराया है, उसका क्या रीजन होगा, इस चीज को हर एक बंदा नहीं समझ सकता है। सिर्फ 10 to 15% ही इस स्टेज को सॉल्व कर पाए थे अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। 5th स्टेज में उन्होंने बताया कि सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यानी कि इस स्टेज में किसी विशेष परिस्थिति में नियमों की अवहेलना करना गलत नहीं है, इसका ज्ञान हो जाता है बच्चे को। मतलब अगर उसने चोरी की है तो किसी सॉलिड रीजन के कारण की है, ये बच्चा समझ जाता है। नेक्स्ट स्टेज है 6th स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। इस स्टेज में बच्चा व्यक्ति अपने स्वयं के नियम बनाता है, चाहे वो सामाजिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। यानी कि अगर उसने कोई पर्टिकुलर काम किया है तो उसके पास रीजन होता है कि मैंने इसलिए किया है, चाहे वो गलत है या सही है आपकी नज़र में, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बेस पर वर्क करता है। तो 3 स्टेजेस, 3 को सब 2 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया था। अन्य जो सिद्धांत है उसमें मैकडूगल ने एक सिद्धांत दिया है जो कि 1908 में दिया था, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कहते हैं जिसको हम, और इसमें 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और उनसे संबंधित 14 ही इन्होंने आपके इमोशंस को कनेक्ट किया है। एरिक रिक्स ने मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत दिया जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। थर्ड है आपका द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। इन्होंने जो आपके अभी कोलबर्ग ने जिससे आपकी कॉपी किया है वो आपका यही वाली थियोरी है मॉरल जजमेंट की, जो जीन पियाजे ने मोरालिटी पर जो प्रिंसिपल दिए हैं उसमें उन्होंने 3 स्तर बताए थे। उन्होंने भी स्टोरी टेलिंग को यूज किया था। नैतिक यथार्थ, यानी कि मॉरल रियलिज्म, मॉरल इक्वालिटी एंड मॉरल रिलेटिविज्म, इस 3 पर इन्होंने फोकस किया है 3 स्टेजेस में। नेक्स्ट आपका 4th आता है समीपता का अनुबंधित सिद्धांत, जो कि एडविन रे गुथरी ने दिया है। प्रबलन सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत आपका एडवर्ड चेस टॉलमैन ने दिया है। सूझ का या फिर अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो आपका कोलर ने दिया है। नेक्स्ट आपका आता है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, आपका कोर्ट लेविन ने। अधिगम सोपान का सिद्धांत R.M. गेने ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। व्यक्तित्व के विभिन्न जो सिद्धांत हैं जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं उनमें है मांग का सिद्धांत जो आपका मैस्लो ने, शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन ने, आपका शील्ड सिद्धांत आपका ऑलपोर्ट और कैटल ने, मनोविज्ञान विश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरी जो है वो अटैचमेंट थ्योरी जो कि आपकी बोलवे और आपके एनिसवर्थ ने दी है। इसी के साथ में कुछ आपकी मनोवैज्ञानिक विधियां भी हैं जैसे कि अंतर्दर्शन की विधि जो प्राचीनतम विधि है विलियम वुंट और टिंचर ने दी थी। इसमें अंतर क्रियाओं को देखा जाता है, विचारों भावनाओं की कल्पनाओं का निरीक्षण और विश्लेषण किया जाता है, व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें करता है। बहिर्दर्शन विधि होती है JB वॉटसन ने दी है जो कि ये ऑब्जर्व करना होता है किसी के बिहेवियर को। और केस स्टडी मेथड जो है वो टेडमैन ने दिया है, इसको हम हिंदी में जीवन व्रत विधि भी कहते हैं। ये मोस्ट यूजफुल है, क्लिनिकल एरिया में यूज होती है और किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को देखने के लिए यूज की जाती है। फिर आपका आता है साइको एनालिटिकल मेथड जो सिगमंड फ्राइड ने दिया है, किसी भी अनकॉन्शियस माइंड के बच्चे मतलब किसी भी अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन आयर मेथड वुडवर्थ ने डेवलप किया था टू नो द व्यू ऑफ मैनी पीपल ऑन अ सिंगल टॉपिक, किसी एक विशेष विषय पर बहुत सारे लोगों का जब विचार जानना है तब आप क्वेश्चन आयर को यूज करते हैं। फिर आपका आता है सोशियोमेट्री, या आपका मोरेन जेल ने दिया है टू नो द सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक
जो आपकी मनोवृत्ति है उसको जांचने के लिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड, विलियम वुड ने चारों घटनाओं के मध्य संबंध पता करने के लिए, चारों और घटनाओं के बीच में संबंध जांचने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड को डेवलप किया। फिर इसके बाद आती है आपकी व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो क्वेश्चन आयर वुडवर्थ ने दिया था। कागज पेंसिल और प्रश्नावली विधि भी इसमें प्रयोग की जाती है। इंक ब्लॉट टेस्ट जो रोशा स्याही धब्बा विधि है, इसमें आपका हरमन रोशा ने दिया है। 10 कार्ड्स होते हैं जिसमें 5 ब्लैक होते हैं, 2 आपके ब्लैक एंड रेड होते हैं, 3 आपके अदर कलर्स में होते हैं। इसमें आपकी कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स को जज किया जाता है। टेट नेक्स्ट है आपका, जो कि आपका प्रसंगित अंतर्बोध कहलाता है। आपका थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इंग्लिश में कहते हैं इसको हम। मुरे और मॉर्गन ने दिया है। 30 पिक्चर्स इसमें यूज की जाती हैं। कैट आपका है बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि बैलक ने दिया है। 10 पिक्चर्स इसमें यूज की जाती हैं। 3 to 11 ईयर्स के बच्चों पर ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी सारी कंप्लीट कर लिए हैं थियरीज ऑफ डेवलपमेंट। उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो विधियां हैं वो भी बता दी हैं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में कंप्लीट करेंगे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक। काफ़ी ईजी लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। स्टिल कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम पर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and thank you for watching my video and have a good day. Don't forget to subscribe my channel if you are a visitor. Thank you. Bye bye.